कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल AEPS पर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द आपका S1 से S9 तक मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो अब आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम कब है, दिसंबर में डेट एक निकल कर आया है। बीच में अपना इलेक्शन भी है। बहुत बच्चे आप में से ऐसे हैं, बहुत हमारे मित्र ऐसे हैं, प्रशिक्षु ऐसे हैं जो इलेक्शन में भी लगे हुए हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं तब तक आपका एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता हूं और आप अपने समय के अनुसार जब भी आप फ्री होइए अंत तक वीडियो को देखिए और चंद पॉइंट में समझिए और आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बराबर कहता हूं कि बस समझना है बच्चा को और अपने आप को शिक्षक। पहले एग्ज़ाम बैठिए तो अपने आप को बच्चा भी समझिए और अपने आप को आप शिक्षक भी समझिए। बस बाद बाकी सारा भाषा सारा आंसर आप स्वयं कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जिसका नाम क्या है, S1 यानी कि समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। क्लियर है? समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। चलिए तो अपना देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो देखिए, इसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है और इस 5 यूनिट के बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं हर एक उस वर्ड को आपको मैं क्लियर कर दूंगा जहां से प्रश्न बनते हैं। और आपको जब वर्ड ही पता होगा तो प्रश्न को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विविधता, ठीक, आपसे प्रश्न पूछ देगा कि शिक्षा में विविधता के क्या कारण हो सकते हैं, विविधता से क्या प्रभाव पड़ रहा है, और आपको पता ही नहीं है कि विविधता क्या होता है, तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। तो आपको हर एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक आप सारा जवाब स्वयं के शब्दों में दे दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सबसे पहला यूनिट क्या है, समकालीन भारतीय समाज में चुनौतियां और शिक्षा, जिसमें पहला क्या पढ़ना है हम लोगों को, विविधता। अब बात आता है कि विविधता क्या होता है। एक बात बताइए, आपने सुना है डिफरेंस? विविधता मीन्स अलग अलग। तो अलग अलग कहने का मतलब ये नहीं है कि पार्ट बाय पार्ट। अलग अलग कहने का मतलब हो गया विविधता अनेक तरह से हो सकते हैं। वो आपके भाषा के माध्यम से हो सकते हैं, आपके लिंग के माध्यम से हो सकते हैं, आपके जाति के माध्यम से हो सकते हैं, समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, धर्म की तरह से हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से जो विविधता उत्पन्न होती है, जो एक अलगाव, जो एक परस्पर एक दूसरे से अलग करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा सिर्फ अंग्रेजी ही बोल रहा है तो कैसे हम लोग बोलते हैं, अरे कितना इंग्लिश बोलेगा तू। कोई बच्चा अपने गांव के लैंग्वेज को बोल रहा है तो क्या बोलते हैं, अरे देखो देसी भाषा बोल रहा है। कोई अपना हिंदू है, कोई अपना सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, सबका अपना अपना अलग अलग धर्म है। और ऐसे भी अपना भारत जो है एक विविधता प्रदेश, इसको हम लोग बोल भी सकते हैं। क्लियर है? चलिए, असमानता। असमानता का मतलब होता है कि किसी से किसी भी प्रकार का कोई मेल न हो, किसी से किसी प्रकार का कोई मेल न हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमानता। अब असमानता में एक चीज़ बताइए, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि एक नाम आप याद रखिएगा, गर्सेल। इन्होंने एक बात कहा था, मैं मिस कर गया, अभी जस्ट याद आया मुझे। गर्सेल के अनुसार जो उन्होंने विविधता का परिभाषा दिया था, इसे आप लोग लिख लीजिए, आपके काम आएगा। उनके अनुसार विविधता का अर्थ योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंता स्तर, विकलांगता, लिंग व्यवहार या धर्म से संबंधित है। ठीक, गर्सेल के अनुसार। चलिए, अब आता है अपना असमानता। तो असमानता है हो गया भी कि जहाँ पे परस्पर कोई मिलावट, यानी कि कोई भी रोल नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए आप रहते हैं बिहार में, कोई पटना में रह रहा है, कोई रह रहा है मुजफ्फरपुर में। एक ही दिन में बारिश दोनों जगह होगा, ये भी संभावना है, हो सकता है कि नहीं हो। कहीं पे ठंडा वातावरण हो, कहीं पे गर्म वातावरण हो। ठीक, तो असमानता जो है सो दो प्रकार का होता है। एक होता है अपना प्राकृतिक, एक अपना क्या होता है, प्राकृतिक, और दूसरा अपना क्या होता है, सामाजिक। दूसरा अपना क्या होता है, सामाजिक। असमानता दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। प्राकृतिक मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया। अब समझिए सामाजिक का मतलब क्या है। तो सामाजिक का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आप अपने गांव में रह रहे हैं, ठीक है। अब गांव में अलग अलग परिवेश के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग सोच के, अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं।
तो वहाँ पे एक तरह का असमानता तो है ना, जो आपको दूसरों से अलग करता है। अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो एक शिक्षक में और एक आम आदमी में एक तो डिफरेंस है ना, कुछ तो बातें हैं जो आपको एक आम आदमी से आपको शिक्षक उपलब्धि हासिल करवा रहा है, तो वही हुआ असमानता। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वंचना। वंचना का मतलब होता है अभाव, विहीन। वंचना का मतलब क्या होता है? अभाव। जैसे कि एक दलित समुदाय है, एक गरीब समुदाय है, जिसको मान लीजिए पैसे नहीं है, ढंग का वो खाना नहीं खा पा रहा, और एक समाज में एक ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में पैसे है, वो ढंग के खाना खा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिनके पास में जो गरीबी रेखा के नीचे बिलोंग करते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से वंचित रह गए ना, अभावहीन तो हो गए। उनके पास में हम सभी क्या हैं? एक ही ईश्वर के हम सभी संतान हैं, पर पृथ्वी पे आते ही कुछ कारणों बस हम लोगों में बहुत सारा क्या है, एक दूसरे में वंचना की स्थिति, यानी कि अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विहीन की स्थापना उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि कोई किसी को खाने के लिए इतना पैसा है कि क्या खाऊं क्या खाऊं, और किसी के पास में पैसे ही नहीं है कि मैं क्या खाऊं कि मेरा पेट का भूख खत्म हो। ठीक है, तो वंचना अपना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग का बात आता है समाज में सत्ता। समाज में सत्ता का मतलब क्या होता है? तो देखिए, समाज में सत्ता का मतलब होता है समाज के ऐसे व्यक्ति जो वर्चस्व जिनके पास में हो। सत्ता कोई व्यक्ति नहीं है। सत्ता क्या है? सत्ता कोई व्यक्ति नहीं है। सत्ता पे जो व्यक्ति बैठता है उसको वो क्या शक्ति प्रदान करता है। सत्ता का अपने पास में सत्ता का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, पर सत्ता जिस व्यक्ति के पास में है उस व्यक्ति का वर्चस्व होता है। समझ रहे हैं ना बात को? सत्ता का खुद का अकेला का कोई पावर नहीं है, पर जैसे ही सत्ता किसी एक व्यक्ति को मिलता है तो उसे क्या मिल जाता है? पावर, उसका वर्चस्व होता है, उसकी हम लोग बात को सुनते हैं, समझते हैं। उसी प्रकार कोई एक व्यक्ति अगर उसके पास सत्ता नहीं है तो वो कॉमन आदमी है, हम और आपकी तरह, पर जैसे ही उसे एक पद मिल जाता है समाज में, चाहे वो किसी भी प्रकार का पद हो, तो उसको क्या मिल जाता है? अपना पावर मिल जाता है। ठीक, तो समाज में सत्ता का मतलब क्लियर हो गया। अब अपना आता है वर्चस्व तथा प्रतिरोध। वर्चस्व तथा प्रतिरोध। तो देखिए, वर्चस्व तथा प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? तो वर्चस्व का तो मतलब आपको मैंने बता दिया अभी कि जब कोई पावर मिलता है तो उसका क्या हो जाता है? वर्चस्व बढ़ता है। अब प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना। क्या करना? विरोध करना। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जिसके पास में सत्ता है, यानी कि उसके पास में पावर है। ठीक, अब उस पावर का वो मिसयूज कर रहा है, और उसी समाज का कोई व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति है, जिसको पता है कि इस पावर में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उसने उसके खिलाफ आवाज उठा दिया, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, अब बोल रहा है अपना समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा। तो समता और समानता परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। समता और समानता क्या है? परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि एक शिक्षक का समूह, तो सभी शिक्षक में समानता क्या है? कि वो सभी लोग शिक्षक हैं। ठीक, अब सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा। तो हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं उसी समाज का ये बनाया हुआ रीति है, रिवाज है, सत्ता है, पावर है, हर कुछ है। ठीक, और ये सब कहाँ बना? समाज में ही बना। इसे किसने बनाया? किसी एक व्यक्ति ने ही बनाया। तो उसको हम लोग उस सामाजिक न्याय को, उस चीज़ को शिक्षा में किस प्रकार से लाएं? जैसे कि आपने नाम सुना होगा किसका? सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा में एक सिंपल सा आप लोग याद कर लीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा समावेशी शिक्षा। इसमें हमको पता है कि किस बच्चा का क्या अधिकार है, किस प्रकार से उसको अधिकार होना चाहिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए। तो जितना अधिकार है ना, वो सभी किसका पार्ट हो गया? सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा का पार्ट हो गया। इसको बस आपको डील कर देना है। क्लियर है इकाई 1? चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे टेलीग्राम वाले चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और दिसंबर तक टाइम है, एकदम रिलैक्स मूड में पढ़िए। अब है अपना शिक्षा के समकालीन मुद्दे। आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि एक परिवर्तन, एक बदलाव। टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से, जैसे कि आज से बहुत वर्ष पहले मोबाइल था? नहीं था। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम एक्सपेंड करते थे,
पर धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में परिवर्तन होने लगा। और समाज में परिवर्तन कैसे हुआ, तो टेक्नोलॉजी आने लगे। टेक्नोलॉजी आने लगे तो उससे क्या हुआ, उसका कुछ एडवांटेज भी है, यानी कि उसका उपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अब इसको आपको बस क्लियर कर देना है। जितना भी टेक्नोलॉजी विकसित हुआ, मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी प्रकार का, उससे क्या क्या उपयोगी हुआ और क्या उपयोगी नहीं हुआ, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। आधुनिकीकरण हो गया। वैश्विकीकरण, इसका मतलब होता है कि अगर हम बैठे हुए हैं बिहार में, ठीक, अपना धंधा पानी कर रहे हैं विदेश के साथ, मतलब ये कुछ प्रोडक्ट को यहाँ बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को वहाँ सेल कर रहे हैं, या फिर वहाँ के प्रोडक्ट को यहाँ पे बुला के सेल कर रहे हैं, तो ये बोथ साइड होता है। दोनों में क्या हो रहा है, रिपेल, यानी कि दोनों साइड से चल रहा है। क्लियर। सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा, ये इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है, उसके पास में अगर शिक्षा आ जाए, उसके पास में शिक्षा आ जाए, तो एक समाज जहाँ पर एक भी व्यक्ति शिक्षित नहीं है, वहाँ पर अगर एक व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो बताएगा ना समाज को कि भाई आपका ये अधिकार है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे आगे बढ़ना है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप लोग अभी कहाँ फंसे हुए हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सब पे मत लड़ाई कीजिए। तो इसीलिए क्या है अपना सामाजिक शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा। तो अगर हमको शिक्षा मिलेगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा, बस इसको डील कर देना है। क्लियर है। सारा कुछ का नोट्स अगर आपको चाहिए होगा, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होंगे, और वो मैं आपको दे दूंगा। उस पर मैं थोड़ा बना रहा हूँ, थोड़ा मेहनत लगेगा, तो सारा मैं बना के आपका S1 से S9 तक का पूरा एक PDF बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल। तो देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल के जैसे ही आएगा ना, तो आप अपने ध्यान में ले आइएगा कठोरी आयोग। यही थे जो सबसे पहले आवाज़ उठाए थे कि जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षा बस किताब पे ही है, कॉपी पे ही है, कागज़ पे ही है। क्या वह वास्तविक में बच्चों को मिल रही है, तो उसका कैसे चेक होगा। तो चेक करने के लिए तो अपना सबसे पहला क्या है, शिक्षक, कि जो शिक्षक ज्ञान को बांट रहे हैं उनके पास में सच में ज्ञान है कि नहीं, उनके गुणवत्ता का टेस्टिंग करना। और फिर अगर शिक्षक ज्ञानी पुरुष हैं तो उनका बच्चा ऑटोमेटिक ज्ञानी पुरुष होगा। बजाबते उनके पास में दिल होना चाहिए, मन होना चाहिए, लगन होना चाहिए बच्चे को कुछ सिखाने का। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब अपना क्या रहा है, सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा। तो सार्वजनिक शिक्षा का मतलब हो गया सरकारी स्कूल, और निजी शिक्षा का मतलब हो गया प्राइवेट स्कूल। दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, क्यों बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, क्यों सरकारी में नहीं आ रहे हैं। जो भी आपके आसपास का घटना है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, अपना ये काम बन जाएगा। क्लियर है। शिक्षा का निजीकरण मतलब कि जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो पूर्ण रूप से प्राइवेट होते जा रहा है धीरे धीरे। तो इसका क्या प्रभाव है, जो क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, यानी कि क्या उदारवादी दृष्टिकोण मतलब कि उसका, और रचनात्मक मतलब उसका डिसएडवांटेज। जैसे कि अगर निजीकरण हो रहा है तो क्या होता है निजीकरण में, आपका सारा काम फास्ट होगा, मतलब जल्दी जल्दी होगा। अगर मान लीजिए कोई सफाई कर्मी है, सफाई सिस्टम है, उसको अगर निजीकरण किया गया तो क्या होगा, आपके आसपास पूरा सफाई क्या होगा, एकदम चकाचक रहेगा। क्योंकि वहाँ जो भी कर्मचारी काम करेंगे उनको पता है कि जब तक वो काम क्लियर नहीं करेंगे उनका पेमेंट क्लियर नहीं होगा। ठीक, तो ये कुछ निजीकरण के फायदे हैं। अब नुकसान क्या है, तो जैसे ही निजीकरण होगा तो एक पैसे के अंदर बहुत सारे लेबर काम करेंगे। ठीक, प्राइवेट वाले जो जितना जिनको दिल करेगा उतना ही न देंगे, वहाँ पे तो कोई एक रूल चलेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है अभिवंचित, जैसे कि मान लीजिए कोई दलित समाज का बच्चा है, और उपेक्षित वर्ग भी वही उसी को बोल रहे हैं, और उसको शिक्षा ग्रहण करने का कोई ठोस साधन नहीं है, ठोस उपाय नहीं है, तो उसको आप किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं। उस तरह के समुदाय को विद्यालय तक में कैसे खींच के लाया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि आपके लिए पूरा मुफ्त शिक्षा है, कम से कम आप विद्यालय आइए। तो उस सारे विचार को आपको यहाँ पे रखना है। क्लियर है। समान विद्यालय व्यवस्था। समान विद्यालय व्यवस्था कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा विद्यालय जहाँ पर
हर तरह के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई करें, जहाँ पर हर तरह के बच्चे एक साथ बैठकर क्या करें, शिक्षा को ग्रहण करें। वहाँ कोई जाति न हो, कोई धर्म न हो, कोई लिंग भेद न हो। ठीक, इन सारी बातों को जिस विद्यालय ने अपना फॉलो कर लिया वो क्या हो गया, समान विद्यालय स्थापना हो गया। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ, राज्य, लोकतंत्र और शिक्षा। तो देखिए, राज्य मतलब जैसे कि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, ठीक, तो यहाँ जो भी अपना राज्य का कानून व्यवस्था बनेगा वो अपने हिसाब से बनेगा और आपको सहूलियत में रखते हुए बनेगा। मतलब बहुत सारे गांव मिलकर एक प्रदेश का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक राज्य बोलते हैं। क्लियर। लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब अपने आवाज़ को रखने की स्वतंत्रता। जैसे कि मैं आपको आज यूट्यूब पर बता रहा हूँ, तो मुझे कोई बाउंडिंग नहीं है कि मैं आपको ये बताऊँ या वो बताऊँ। मैं अपने इच्छा अनुसार आपको बता रहा हूँ। मेरा मन है आपका हेल्प करने का, मैं कर रहा हूँ। मन नहीं होगा, नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं फ्री हूँ। तो लोकतंत्र क्या होता है, जो हमें आज़ादी का अधिकार प्रदान करे। लोकतंत्र जनता का, जनता के, जनता के लिए द्वारा, यानी कि अब्राहम लिंकन ने बोला था इसे। तो ये सारी बात भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, और शिक्षा, शिक्षा तो आप लोग भली भांति समझ रहे हैं। और शिक्षा जो है, इस सब चीज़ को भारतीय संविधान में किस तरह से व्यक्त किया गया है, इसके लिए आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है। क्लियर है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि अवधारण, अवरोध एवं राज्य की भूमिका। देखिए, सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है कि आपका शिक्षा जो है किस स्तर का कहाँ तक पहुँच रहा है, क्या उसमें कमी आ रही है, क्या उसमें किया जाए कि वो ठीक हो जाए। क्लियर है। किस प्रकार से उसको ठीक कर सकते हैं, ये सारा बात अपना जाता है इस पाठ के अंदर में। क्लियर। राष्ट्रीय विकास और शिक्षा। देखिए, फिर वही बात आ गया कि अगर एक समाज का व्यक्ति, एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। और जब किसी राज्य के हर गांव के व्यक्ति शिक्षित होने लगेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक शिक्षित साम्राज्य की स्थापना होगी। एक शिक्षित साम्राज्य उभर कर सामने आएगा, जो एक न्यायप्रिय इंसान को अपना राज्य संभालने के लिए देगा, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सोचेगा, समझेगा और तभी सत्ता को किसी के हाथ में देगा, क्योंकि जिसके पास सत्ता, पावर उसी के पास। ठीक। तो राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का भी एक महत्व योगदान है। क्लियर है। चलिए, पॉइंट यूनिट 4 में अपना बोल रहा है शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, शिक्षा, विद्यालय, समुदाय। शिक्षा का मतलब आपको पता है, विद्यालय का पाठ क्या क्या काम है सो, और समुदाय का मतलब अपना क्या हो गया, समाज। समाज क्या सोच रहा है, क्या उसके विचार हैं शिक्षा के प्रति, विद्यालय के प्रति, समुदाय के बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, इस सब चीज़ को समझिए, इस सब चीज़ को सोचिए, इस सब को ऑब्जर्व कीजिए। आपके आसपास में जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था की कमी है, क्या और होना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारा किसका काम है। एक समुदाय जब सोचेगा तो विद्यालय में किसका बचा जाता है, उस समुदाय के ही बच्चे जाते हैं कहाँ, विद्यालय में। क्लियर। शिक्षा संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन व पूर्ण निर्माण के अभिकरण के रूप में। अब देखिए, शिक्षा संस्थाएं का मतलब हो गया कि जितना भी तरह का आपका बात अभी तक निकल कर सामने आया है, अब उस सब के सुधार के लिए हम लोग क्या किस तरह का काम कर रहे हैं उस चीज़ को देखना। ठीक। अब उसमें संस्था बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी बना, उसका क्या रूल है, विश्वविद्यालय क्या रूल है, रोल क्या है। उसके बाद मान लीजिए कि अपना विद्यालय है, उसमें क्या होता है, अपना एक संकुल होता है। संकुल क्या सोचता है कि किस प्रकार से विद्यालय को और आगे ले जाना है। तो ये सब अपना क्या है, एक पूर्ण निर्माण के अभिकरण के रूप में है। आर्थिक सुधारों का शिक्षा पे प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आपके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आपका शिक्षा व्यवस्था क्या होगा, अच्छा होगा। भले ही वो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति खुद पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मगर आपके पास में अगर आर्थिक तंगी नहीं है, आर्थिक तंगी नहीं है, तो क्या आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं देंगे, अवश्य देंगे। पर क्या कारण है कि हर एक बच्चा अपना जाता है कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े, इसका रीज़न क्या है, इस चीज़ को सोचिए, समझिए और बताइए। शिक्षा और माध्यम भाषा। अब देखिए, शिक्षा में जब हम लोग प्राइमरी स्टेज में होते हैं, डिलेड यानी कि प्राइमरी स्टेज के लिए ही है, तो इसमें
हर बच्चा का अपना क्या होता है, एक मातृभाषा होता है। क्या होता है, अपना एक मातृभाषा होता है, जिसे वो विद्यालय आने से पूर्व ही सीख लेता है। जैसे उसको बोलेंगे बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा, लेट जाओ तो लेट जाएगा, खाना खा लो तो खाना खा लेगा। तो ये क्या है, एक माध्यम है जो कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। क्लियर। समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा। अब जो व्यक्ति, जो समाज शिक्षित नहीं है, उसको बताने के लिए वही व्यक्ति बताएगा ना जिसके पास में ऑलरेडी शिक्षित है, वो ऑलरेडी शिक्षा है, ज्ञान है। वही व्यक्ति ना अपने समाज को समझाएगा कि भाई पढ़ने से ये होता है, इस विद्यालय में इतना कुछ होना चाहिए, क्यों नहीं है, क्या कमी है, तो शिक्षित व्यक्ति ही बताएगा। क्लियर है। 5वां नंबर है विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ, शिक्षा की समकालीन समझ के संदर्भ में। तो विद्यालयी शिक्षा का विकास, ऐतिहासिक एवं समकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्य। तो देखिए, विद्यालयी शिक्षा का विकास, कोई भी विद्यालय है, मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक, ये एक स्कूल है। अब इसके नाम, विद्यालय का नाम का कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले वहाँ के शिक्षक को मेहनत करना पड़ेगा ताकि वहाँ के बच्चे बेहतर करें, अच्छा रिजल्ट दें। ठीक, उसके बाद जैसे ही इनका रिजल्ट यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ के बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन करना शुरू कर देंगे, तो आपके विद्यालय का नाम होगा, यानी कि आपके विद्यालय का विकास होगा। वहाँ पे आसपास के और ज़्यादा बच्चे आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। क्लियर है। विद्यालयों के नाम, व्यवस्था तथा भवन संरचनाओं के नीतिगत संदर्भ। विद्यालय के नाम, व्यवस्था तथा भवन संरचना। कोई भी विद्यालय जो सरकारी विद्यालय बनता है तो उसका एक नियम होता है, कानून होता है कि कहाँ पे किस तरह का फिगर लगाना है, पार्क कहाँ पे होगा, बगीचा कहाँ पे होगा, पुस्तकालय कहाँ पे होगा, विद्यालय का कलर क्या होगा। तो ये सारा काम किसका है, एक व्यवस्था का है। क्लियर है। चलिए, शिक्षक और शिक्षा नीतियाँ। तो शिक्षा नीतियाँ तो बहुत तरह के हैं, ये आप 2-4 नीतियाँ देख लीजिएगा। और बात आता शिक्षक का, तो शिक्षक वही कार्य करेगा जो अपना शिक्षा नीतियाँ के अनुसार वैलिड हो। इसके खिलाफ जाकर कोई भी काम करना मेरे अंदाज से गलत बात है, क्योंकि आप जब सर्च कीजिएगा तो आपको ढेर सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पे थंबनेल कुछ और होता है और अंदर में क्या होता है, कुछ और होता है। तो ये गलत बात है। ठीक, 10 ही लोग आपका वीडियो देखें, 5 ही लोग आपका वीडियो देखें, पर वो 5 बंदे अपने हो जो आप पे विश्वास करते हो, तभी जाकर 5 का 5 रिजल्ट आएगा। तो सबसे बड़ा मैटर क्या है, अपना विश्वास। विद्यालयी पाठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया नीतियों का प्रभाव। अब देखिए, पाठचर्या क्या होता है कि एक करिकुलम होता है। ठीक, अब आप उसको किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं पाठचर्या को, उसमें नियम बना हुआ है कि सुबह सुबह सभी लोगों को पहुंच जाना है 9 बजे, और 15 मिनट के बाद क्या होगा, गेट बंद हो जाएगा। क्लियर है। अब आप 9 बजे नहीं पहुंचिएगा 10 बजे, तो कोई बंदा कैसे गेट खोल देगा, नहीं खोल पाएगा। हाँ, 9 बजे नहीं पहुंच गए, आप 9:10 में पहुंचिए, 9:20 में पहुंचिए, 25 में पहुंचिए, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप अपने टाइम पर ही रहिए, टाइम से आप आगे मत जाइए। क्लियर है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो ये वाला सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मेहनती डीलेड वाले दोस्तों को अवश्य जोड़ें ताकि मेरा भी उमंग बना रहे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस यूट्यूब चैनल टीच एक्स्ट्रा को सपोर्ट करें। धन्यवाद।